एपिसोड 30। पिछले साल की सर्दियां विशेष रूप से जल्दी आ गईं। कई जानवरों के पास सर्दी से बचने के लिए पर्याप्त भोजन तैयार करने का समय नहीं था। उन्होंने वह सारा खाना खाया जो वे घर पर खा सकते थे। बाद में वसंत तक जीवित रहने के लिए उनके पास बर्फ और छाल खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जंगल के जानवर पहले ही अपनी शीत निद्रा से जाग चुके थे। यदि जानवर मांस खाना चाहते थे तो उन्हें शिकार करना पड़ता था। हालांकि वे शाकाहारी केवल घास खा सकते थे। वे वास्तव में ताजे फल खाना चाहते थे, लेकिन फलों के पेड़ों पर अभी अभी फूल आए थे। उनके पास तोड़ने के लिए कोई पके फल नहीं थे। जब बाई टी और शांग यून ने फल मेज पर रखे तो कई जानवरों ने तुरंत उन्हें घेर लिया और कीमत पूछी। लिन हुआन हुआन के परिवार द्वारा लगाए गए फल विशेष रूप से बड़े और चमकीले थे। ये स्पष्ट था कि वे एक नई किस्म के फल थे। बाजार में व्यापार करने का सबसे आम तरीका वस्तु विनिमय था। अधिकांश जानवर बदले में भोजन और खाल का उपयोग करते थे, लेकिन लिन हुआन हुआन के पास इनकी कमी नहीं थी। बाई डी और शांग यून के आसपास होने से घर में संग्रहित खाल और भोजन पहले से ही एक छोटे से पहाड़ में ढेर हो गया था। वह जड़ी बूटियां या क्रिस्टल चाहती थी। साधारण जानवरों के हाथों में क्रिस्टल होना असंभव था। जहां तक औषधीय जड़ी बूटियों का सवाल है, जानवर उन्हें बिल्कुल भी नहीं पहचानते थे। लिन हुआन हुआन उन्हें भेड़ की खाल की किताब दिखाना चाहते थे और बताना चाहते थे कि जड़ी बूटियां कैसी दिखती हैं, लेकिन बाई डी ने उन्हें रोक दिया। किसी को भी अपनी भेड़ की खाल वाली किताब देखने न दे, बाई डी ने उसे धीरे से चेतावनी दी। लिन हुआन हुआन हैरान था। क्यों? शब्द और किताबें बेहद कीमती हैं। सामान्य जानवरों के लिए इन चीजों को समझना असंभव है। यदि आप उतावलेपन से पुस्तक निकालेंगे तो आप कुछ अनावश्यक परेशानी का कारण बनेंगे। लिन हुआन हुआन ने उसकी गंभीर अभिव्यक्ति को देखा और तुरंत सिर हिलाया। ओह, मैं समझा। चूंकि वह एटलस का उपयोग नहीं कर सकती थी, लिन हुआन हुआन केवल उन जड़ी बूटियों की उपस्थिति और विशेषताओं का वर्णन कर सकती थी। ये सुनकर अधिकांश जानवर भ्रमित हो गए। तभी एक नाजुक सा दिखने वाला युवा खरगोश जानवर अचानक चिल्लाया, मैं इस पौधे को जानता हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। मैं इसका नाम नहीं जानता, लेकिन यह मेरे घर पर है। मैं इसे अभी आपके लिए लाऊंगा। इतना कहकर वह भाग गया। कुछ देर बाद युवा खरगोश वापस भाग गया। उसने लिन हुआन हुआन के सामने एक बड़ी मुट्ठी हरी घास रखी। उसकी लाल आंखें प्रत्याशा से भर गईं। देखो, क्या ये घास है? लिन हुआन हुआन ने घास ली और ध्यान से उसकी पहचान की। उसने हाँ में सर हिलाया। ये शेलफिश घास है। ये गर्मी दूर कर सकता है और खांसी रोक सकता है। यह उन जड़ी बूटियों में से एक है जिनकी मुझे जरूरत है। उसने शंख घास नीचे रख दी। आप क्या खरीदना चाहते हैं? खरगोश लड़का बता सकता था कि वह एक मादा थी। हालांकि छिपने के कारण वह उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, फिर भी वह शर्माने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मैं अपने परिवार की महिलाओं के लिए कुछ फल लाना चाहता हूँ। शांग यून ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आप अभी तक वयस्क नहीं हैं, क्या आप हैं? छोटे बच्चे, तुम्हें इतनी जल्दी एक महिला साथी मिल गई। नर भेड़िया जानवर का सामना करते हुए युवा खरगोश ने तुरंत शर्माना बंद कर दिया और उदारतापूर्वक उत्तर दिया, मुझे अभी तक कोई मादा साथी नहीं मिली है। मैं घर पर अपनी बहन को फल देना चाहता हूँ। ये सुनकर कि उसके परिवार में एक बहन है, उसके आसपास के एकल पुरुषों ने उस पर जलती निगाहें डाली। युवा खरगोश को ऐसा लग रहा था कि वह इसका आदी हो गया है। वह अब भी मुस्कुरा रहा था। लिन हुआन हुआन ने कहा, मेरे यहाँ केवल कुरकुरे फल और मीठे फल हैं। आपको कितने चाहिए? जैसे ही वह बोली, युवा खरगोश तुरंत फिर से शर्मा गया और शर्माते हुए बोला, मुझे 50 फल चाहिए। क्या मैं? लिन हुआन हुआन तुरंत सहमत हो गए। हाँ, मैं तुम्हें 30 मीठे फल और 20 कुरकुरे फल दूंगा। क्या ये ठीक है? हाँ हाँ, शांग यून ने तुरंत 50 फल उठाए। युवा खरगोश ने ये सुनिश्चित करने के लिए मोटे तौर पर उनकी जांच की कि वे सही थे। फिर उसने सभी फलों को अपने साथ लाए खाल के थैले में डाल दिया। युवा खरगोश के जाने के बाद अन्य जानवरों ने तुरंत स्टॉल को घेर लिया और कीमत के बारे में पूछा। अधिकांश जानवर वास्तव में कुछ भी खरीदना नहीं चाहते थे। वे बस हुआन हुआन से बात करने का अवसर लेना चाहते थे। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि वे उसका चेहरा और आकृति नहीं देख सके। एक महिला की आवाज सुनना अच्छा था। उनकी आवाज विशेष रूप से नर्म और मधुर थी। बाई दी बता सकती थी कि नर जानवरों के कुछ गुप्त उद्देश्य थे। वह नाखुश था और हुआन हुआन को घर में धकेलने के लिए आगे बढ़ा। फिर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जानवरों को जड़ी बूटियों की उपस्थिति और विशेषताओं के बारे में समझाया। उससे परेशान होने के बाद जो जानवर मादा को बहकाना चाहते थे, वे केवल नाराजगी से तितर बितर हो सकते थे। आधा दिन जल्दी बीत गया, लेकिन केवल एक सौदा हुआ। युवा खरगोश को बेचे गए 50 फल। लिन हुआन हुआन निराश नहीं थे। वैसे भी वह केवल इसलिए स्टॉल लगाने आई थी क्योंकि यह सुविधाजनक था। यदि वह वास्तव में उन्हें बेच नहीं पाती तो भी वह उन्हें उस स्थान पर रख सकती थी। यदि वह फलों और सब्जियों को वहां रखती तो वह गारंटी दे सकती थी कि वे लंबे समय तक सड़ेंगे नहीं। इसी समय वह युवा खरगोश जिसने फल खरीदे थे फिर से आया। इस बार वह अकेले नहीं आए, उसके पीछे 10 से अधिक खरगोश जानवर थे। युवा खरगोश सब्जियों और फलों के साथ स्टॉल की ओर भागा। उसने चारों ओर देखा और जब उसे छोटी मादा नहीं दिखी तो वह निराश हो गया। उस छोटी सी मादा की आवाज बहुत सुंदर थी। वह उससे और बात करना चाहता था। बाई दी ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? क्या फलों में कुछ गड़बड़ है? नहीं नहीं, युवा खरगोश ने जल्दी से अपना हाथ लहराया। उसने अपनी पीठ पर छिपी खाल की थैली की ओर इशारा किया। क्या आप और अधिक शेलफिश घास चाहते हैं? हम कुछ और लाए हैं। बाई दी मुस्कुराई। आप मुझे दिखा सकते हैं? ये सुनकर युवा खरगोश और उसके पीछे के अन्य खरगोश जानवरों ने तुरंत खाल के सभी बैग जमीन पर रख दिए। उन्होंने खाल की थैलियां खोली और अंदर शेलफिश घास दिखाई दी। बाई दी ने उनकी संक्षिप्त जांच की। वे सभी ताजी शंख घास थीं। जड़ों पर लगी मिट्टी को सावधानीपूर्वक साफ किया गया था और पत्तियां बरकरार थीं। कोई वर्महोल या क्षति नहीं थी। बाई दी विचारशील रवैये से प्रसन्न हुई। उसने युवा खरगोश की ओर देखा। आप इन शंख घास के बदले कितने फल देने जा रहे हैं? युवा खरगोश ने तुरंत अपने साथियों से इस पर चर्चा की और अंततः उत्तर दिया, 200-200 कुरकुरे फल और मीठे फल। बाई दी ने सिर हिलाया। जरूर। उसने और शांग यून ने 400 फल चुने और उन्हें खरगोश जानवरों को सौंप दिया। जब खरगोश जानवरों ने इतने सारे ताजे फल देखे तो उनके मुंह में पानी आ गया। युवा खरगोश मुस्कुराया। मेरा नाम डोंगिया है, जो खरगोश जनजाति के नेता का बेटा है। हमारी जनजाति में अभी भी इस घास की बहुतायत है। यदि आप और अधिक चाहते हैं तो हम 10 दिनों में एक और विनिमय कर सकते हैं। फल उत्कृष्ट गुणवत्ता के थे और लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे।
डोनहा ने जितना हो सके उतना खरीदने की योजना बनाई। निस्संदेह बाइडी उसके पास आए किसी भी सौदे को अस्वीकार नहीं करेगी। जरूर, आपसे हम हर बाजार वाले दिन यहाँ एक स्टॉल लगाएंगे। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें यहाँ ढूंढने आओ। फल खरीदने के बाद डोनहा ने घर जाने की योजना बनाई। हालांकि अचानक उसकी नजर नर्म सब्जियों पर पड़ी और वह रुक गया। वे सब्जियां बहुत कुरकुरी और कोमल लग रही थीं, उन्हें स्वादिष्ट होना चाहिए। डोनहा खुद को पूछने से नहीं रोक सकी, ये कौन सी सब्जी है? क्या ये खाने योग्य है? ये खाने योग्य है, हमारे परिवार की महिलाओं को ये सब्जी बहुत पसंद है। बाइडी ने उसके लिए एक पत्ता निकाला, आप इसे आजमा सकते हैं। डोनहा प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और उसने पत्ती को अपने मुंह में भर लिया। यह अप्रत्याशित रूप से मीठा और ताजा था, स्वाद उन फलों से कम नहीं था। डोनहा ने अपने हाथ की सारी सब्जियां एक ही बार में खा ली। फिर वह ठेले पर लगी सब्जियों को हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। उसकी आंखें चमक उठी और उसने पूछा, ये सब्जियां कितने की हैं? क्या मैं उन्हें शंख घास से बदल सकता हूँ? बाइडी ने कहा, हम शेलफिश घास का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन एक बात है, हमें केवल शेलफिश घास की आवश्यकता नहीं है। जब शेलफिश घास की संख्या एक निश्चित बिंदु तक पहुंच जाएगी तो हम उन्हें स्वीकार करना बंद कर देंगे। वे आपातकालीन स्थिति के लिए जड़ी बूटियां एकत्र कर रहे थे। हालांकि शेलफिश घास उपयोगी थी, लेकिन उनके पास सिर्फ एक प्रकार की जड़ी बूटी नहीं हो सकती थी। अधिक प्रकार की जड़ी बूटियां लेना बेहतर था। डोनहा निराश हुए बिना नहीं रह सका। जहां वे रहते थे वहां बहुत सी शंखदार घास थी। वे इसका एक बड़ा बंडल आसानी से उठा सकते थे, लेकिन अन्य जड़ी बूटियां दुर्लभ थीं। डोनहा ने बाइडी से अन्य सामान्य जड़ी बूटियों की उपस्थिति और विशेषताओं के बारे में पूछा। जब वह वापस लौटा तो वह चारों ओर देखने के लिए तैयार था। शायद वह उन्हें ढूंढ सके। आज के बड़े ग्राहकों का सामना करते हुए बाइडी ने उदारतापूर्वक एक खेत की सरसों निकाली और डोंगिया को सौंप दी। यह आपके लिए है, इसे वापस लें और अपने जनजाति के लोगों के साथ साझा करें। यदि आपको ये पसंद आए तो आप इसे भविष्य में दोबारा खरीद सकते हैं। डोनहा ने जल्दी से खेत की सरसों ले ली और उसे मौके पर ही खाने की इच्छा का विरोध किया। उन्होंने उत्साह से कहा, धन्यवाद, ऐसी स्वादिष्ट सब्जियां उनके लोगों को जरूर पसंद आएंगी। खरगोश पूरी थैलियां लेकर लौट आए। अधिकांश फल खरीदे जा चुके थे, केवल कुछ सब्जियां बची हुई थीं। ये परिणाम हुआन की अपेक्षा के अनुरूप था। आखिरकार हर जानवर उन सब्जियों को स्वीकार नहीं कर सकता था। सूरज डूबने वाला था। बाइडी और शांग यू ने घर जाने के लिए तैयार होकर सामान पैक करना शुरू कर दिया। लिन हुआन ने कई बार मदद करना चाहा, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया। काम करते समय शांग यू ने खर्राटे लेना शुरू कर दिया। अपनी पतली बाहों और पैरों को देखो, आपके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं है। इस तरह की चीज को हम पर छोड़ना तेज है। बाइडी ने हुआन से कहा, जाओ थोड़ी देर के लिए अलग बैठो। हम आपको बाद में बाजार ले जाएंगे और देखेंगे कि क्या वहाँ आपकी पसंद की कोई चीज है। ये सुनकर कि वह इसके बाद खरीदारी कर सकती है, हुआन तुरंत खुश हो गई। बाइडी और शांग यू ने सब कुछ पैक करने के बाद लिन हुआन ने धीरे धीरे चीजों को उसके स्थान पर रख दिया। फिर उसने उनका हाथ पकड़ा और उत्साह से खरीदारी करने चली गई। यह बाजार बहुत छोटा था और वहाँ बिक्री के लिए ज्यादा चीजें नहीं थी। हालांकि लिन हुआन पिछले कुछ दिनों से बंद था। भले ही उसने कुछ भी नहीं खरीदा, लेकिन वह घूमने फिरने में ही खुश थी। इधर उधर घूमने के बाद लिन हुआन खुद को ये पूछने से नहीं रोक सके, क्या यहाँ बिक्री के लिए कोई क्रिस्टल नहीं है? बाइडी ने कहा, क्रिस्टल बहुत कीमती संसाधन है, इतने छोटे बाजार में क्रिस्टल दिखाई नहीं देंगे। भले ही एक या दो कभी कभार दिखाई देते हों, वे सभी निम्नतम श्रेणी के रंगीन क्रिस्टल होते हैं। लिन हुआन थोड़ा निराश था। मैं 5 अलग अलग रंगों के क्रिस्टल इकट्ठा करना चाहता हूँ। उसने केवल 2 रंग के क्रिस्टल एकत्र किए थे, काले और रंगहीन। बाइडी ने 2 क्रिस्टल निकाले और उसे दे दिए। ये वे क्रिस्टल हैं जिन्हें मैं रख रहा हूँ, एक नजर डालें और देखें कि क्या आप उनका उपयोग कर सकते हैं। वहाँ एक लाल क्रिस्टल और एक नीला क्रिस्टल था। हालांकि वे काले क्रिस्टल जितने कीमती नहीं थे, फिर भी वे बहुत दुर्लभ मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल थे। यहाँ तक कि जनजाति के मुखिया शांग यून के पास भी इतने अच्छे क्रिस्टल नहीं थे, लेकिन बाइडी ने उन्हें आसानी से निकाल लिया और हुआन को दे दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसने न केवल 2 कीमती क्रिस्टल बल्कि सड़क के किनारे से उठाए गए 2 साधारण पत्थर भी दे दिए हों। लिन हुआन को पता था कि क्रिस्टल कीमती थे, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वे कितने कीमती थे। इसलिए उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आश्चर्यजनक रूप से क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद सिस्टम ने तुरंत एक अधिसूचना भेजी, आपको एक लाल क्रिस्टल और एक नीला क्रिस्टल प्राप्त हुआ है। मेजबान की वर्तमान मिशन प्रगति 4/5 है। मेरे पास पहले से ही 4 क्रिस्टल हैं। मिशन को पूरा करने के लिए मुझे केवल एक और क्रिस्टल की आवश्यकता है। जब शांग यून ने देखा कि बाइडी ने हुआन को 2 मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल दिए हैं, तो उसे तुरंत हीन भावना महसूस हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बाघ, जो आमतौर पर चीजें अपने पास रखता था, इतना अमीर होगा। शांग यून क्रोधित थे और उन्होंने जल्दी से कहा, 2 दिनों में काली नदी में एक बाजार होगा। वहाँ का बाजार यहाँ से बहुत बड़ा है, शायद आप वहाँ अपने मनचाहे क्रिस्टल खरीद सकते हैं। लिन हुआन ने तुरंत पूछा, क्या हम देखने के लिए काली नदी पर जा सकते हैं? शांग यून ने गर्व से कहा, यह मेरे मुंह पर निर्भर करता है। अगर मेरा मुंह अच्छा रहा तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। लिन हुआन ने तुरंत उसकी जान को पकड़ लिया और अपनी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी थी और उसकी आवाज नर्म थी। शांग यून, बस मुझे वहाँ ले चलो, कृपया। शांग यून अवाक था। जब वह छोटी मादा सुंदर अभिनय करती थी तो वह बहुत प्यारी लगती थी। वह कुछ लाभ प्राप्त करने के अवसर का लाभ उठाना चाहता था, लेकिन उसका दिमाग उसकी सुंदरता से खाली था। वह सब कुछ भूल चुका था। उसके मुंह ने उसके विचारों को धोखा दे दिया। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। लिन हुआन उज्ज्वल और सुंदर ढंग से मुस्कुराया। वह तो कमाल है, शांग यून, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। शांग यून के कान प्रशंसा से लाल हो गए। उसने शांत होने का नाटक किया और कहा, मैं सचमुच नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या करूं। अल्पविराम। 2 दिन बाद शांग यून और बाइडी लिन हुआन को बाहर ले आए। वे बाजार में भाग लेने के लिए ब्लैक रिवर जनजाति में जा रहे थे। शांग यून और बाइडी अपने जानवर के रूप में परिवर्तित हो गए। सफेद बाघ मार्ग का नेतृत्व करने का प्रभारी था, जबकि सिल्वरी फ्रॉस्ट व्हाइट वुल्फ हुआन के साथ पीछे से चल रहा था। काली नदी चट्टानी पहाड़ से अपेक्षाकृत दूर थी, लेकिन सफेद बाघ और सिल्वर फ्रॉस्ट सफेद भेड़िया बहुत तेज थे। काली नदी तक पहुंचने में उन्हें केवल आधा दिन लगा। काली नदी बहुत चौड़ी थी और नदी की धाराएं तेज थीं।
काली नदी के किनारे के मैदान में विभिन्न आकार की 1 दर्जन से अधिक जनजातियां थीं। सबसे शक्तिशाली जनजाति जंगली घोड़ा जनजाति थी। बाजार जनजाति के बहुत करीब एक खुली जगह पर था। यहाँ बहुत सारे लोग थे। वहाँ पत्थर के घर नहीं थे। सभी ने लापरवाही से जानवरों की खाल जमीन पर बिछा दी और वह सामान रख दिया जिसे वे बेचना चाहते थे। यह एक अस्थायी छोटा सा स्टॉल बन गया, इसलिए ये कुल मिलाकर अस्त व्यस्त दिखता था। लिन हुआन ने महसूस किया कि संगठन और लेआउट के मामले में ये स्थान रॉक माउंटेन के बाजार जितना अच्छा नहीं था। वहीं बाहर से देखने पर पता चलता है कि यहाँ का नेता श्वांग यू जितना सक्षम नहीं है। इस दौरान लिन हुआन भी ढेर सारे फल और सब्जियां लेकर आए। उन्होंने अपेक्षाकृत साफ सुथरी जगह चुनी, जानवरों की खालें बिछाई और फल और सब्जियां रखी। बाई डी स्टॉल की देखभाल करने के लिए वहीं रुके रहे, जबकि श्वांग यून हुआन को लेकर आए। यहाँ बहुत सारे लोग थे। श्वांग यून को डर था कि हुआन खो जाएगा, इसलिए उसने उसे उठाया और अपनी बाह पर बैठा लिया। लिन हुआन आज भी कसकर लिपटा हुआ था, केवल उसकी चमकती आंखों की एक जोड़ी दिख रही थी। उसने श्वांग यू की गर्दन को गले लगाया और उत्सुकता से चारों ओर देखा। श्वांग यून का मन बाजार में बिल्कुल भी नहीं था। उसे महसूस हुआ कि उस छोटी सी मादा का शरीर इतना मुलायम था कि वह उसे जोर से मसलना चाहता था। उसके शरीर में वासना हिलोरे ले रही थी। उसकी जानवरों की खाल की स्कर्ट में पहले से ही एक तंबू था जहां उसका सदस्य था, और आकार बल्कि शानदार था। उन्हें आखिरी बार संभोग किए हुए आधे महीने से अधिक समय हो गया था। तब से श्वांग यून ने उसके साथ दोबारा संभोग नहीं किया था। कभी कभी अगर वे बाहर भी हो जाते तो वे अंतिम चरण तक नहीं जाते। वह उसके गर्भवती होने का इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने न केवल उसके साथ संभोग नहीं किया बल्कि उसने बाई डी को भी उसके साथ संभोग करने से मना कर दिया था। लेकिन अब इतना समय बीत चुका था और उसका पेट अभी भी वैसा ही था। क्या वह सचमुच गर्भवती नहीं है? श्वांग यून अपने दिल में बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ऐसा नहीं होना चाहिए। वह स्पष्ट रूप से उसके साथ संभोग करने के लिए अपने जानवर के रूप में परिवर्तित हो गया था और उसने उसके शरीर में वीर्यपात कर दिया था। तार्किक रूप से कहें तो सफलता की संभावना बहुत अधिक होनी चाहिए। बस मामले में उसने वाइल्ड हॉर्स जनजाति के एक जादूगर को बुलाकर उसकी जांच कराने का फैसला किया कि क्या वह गर्भवती थी। उसका दिल हवा में लटक रहा था। यह सहज था। वाइल्ड हॉर्स जनजाति का जादूगर डॉक्टर मेंगली नाम का एक पतला बूढ़ा व्यक्ति था। उसके मुंह के कोने थोड़े झुक गए। उसकी भौहों के बीच की 3 झुर्रियां बहुत स्पष्ट थीं। उसके गालों की हड्डी थोड़ी उभरी हुई होने के कारण उसका साथ निभाना बहुत मुश्किल लग रहा था। जब मेंगली ने श्वांग यून को देखा तो उसने सिर्फ इसलिए विनम्र व्यवहार नहीं किया क्योंकि वह जनजाति का नेता था। उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम अचानक काली नदी पर क्यों आ गए? क्या आप फिर से कुछ करने को तैयार हैं? पिछली बार जब श्वांग यून ने वाइल्ड हॉर्स जनजाति के नेता को ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति पर हमला करने के लिए सेना में शामिल होने के लिए राजी किया था तो मेंगली हमेशा उससे बहुत असंतुष्ट थे। मेंगली बूढ़े थे और उनके पास बहुत अनुभव था, इसलिए वह वाइल्ड हॉर्स जनजाति के युवा और तेजतर्रार नेता की तुलना में अधिक शांत और जिद्दी थे। वह ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति से नफरत करता था, लेकिन उसके मन में रॉक वुल्फ जनजाति के बारे में भी अच्छी धारणा नहीं थी। भले ही उन्हें दोनों में से किसी एक को चुनना हो, मेंगली वास्तव में ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति की मदद करने के लिए अधिक इच्छुक थे। आखिरकार वे कई वर्षों से ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति के पड़ोसी रहे हैं। अगर उनके बीच कुछ झगड़े भी होते तो ये सामान्य बात थी। आखिरकार मांसाहारी और शाकाहारी जीवों के लिए शांतिपूर्वक एक साथ रहना असंभव था। जब तक हर कोई शांति से बैठकर बातें करता रहेगा, हिंसा का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि इस बार उन्होंने ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति को हरा दिया था, लेकिन उन्हें भारी नुकसान हुआ। जनजाति के आधे से अधिक युवा जानवर मर गए थे और उनकी ताकत बहुत कम हो गई थी। यदि रॉक वुल्फ जनजाति ने अचानक वाइल्ड हॉर्स जनजाति पर हमला कर दिया तो उनके जीतने की लगभग कोई संभावना नहीं होगी। इसलिए मेंगली ने कहा कि उनके सामने रॉक वुल्फ जनजाति के नेता वास्तव में महत्वाकांक्षी थे। मेंगली की सतर्कता और जांच के सामने श्वांग यू बहुत शांत था। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार मैं आपसे एक कृपा मांगने के लिए ही आपके पास आया हूँ। मेंगली ने भौहें चढ़ा दी। उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? ये जांचने में मेरी सहायता करें कि मेरी महिला गर्भवती है या नहीं। श्वांग यू ने बोलना समाप्त करने के बाद अपने पीछे छिपी छोटी महिला को प्रकट करने के लिए थोड़ा मुड़ा। लिन हुआन ने जानवर की खाल को नीचे खींचा, जिससे उसका पूरा चेहरा सामने आ गया। वह विनम्रता से मुस्कुराए और कहा, हेलो, मैं लिन हुआन हूँ। महिला का सामना करते हुए मेंगली की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई। नमस्ते। उसने श्वांग यून की ओर देखा और उदासीनता से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे अजीब नर जानवर से कोई साथी मिलेगा। ऐसा लगता है कि आप सचमुच भाग्यशाली हैं। श्वांग यून की महिलाओं के प्रति नफरत जगजाहिर थी। आसपास की जनजातियों के लगभग सभी जानवरों को इसके बारे में पता था। उन सभी ने सोचा कि श्वांग यून के अजीब स्वभाव के कारण उसे शायद अपना शेष जीवन अपने दाहिने हाथ के साथ जीना होगा। अब न केवल उसे एक साथी मिल गया था, बल्कि वह एक बहुत ही सुंदर और प्यारी महिला भी थी। मेंगली ने उदास होकर सोचा, कितना अफसोस है। श्वांग यून ने हुआन का हाथ पकड़ा और गर्व से उसका सिर उठाया। मैं हमारी जनजाति का सबसे अच्छा नर जानवर हूँ। महिलाओं का मुझ पर विश्वास करना सामान्य बात है। भले ही दूसरे लोग ईर्ष्यालु हों, वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हुआन ने उसकी ओर देखा। यह आदमी बहुत आत्ममुग्ध था। वह सचमुच पिटाई का पात्र था। मेंगली वास्तव में इस अहंकारी कमीने को पीटना चाहती थी। दूसरे पक्ष की पहचान के बारे में सोचते हुए मेंगली ने अपने दांत पीस लिए और अंत में इसे सहन किया। आखिरकार ताकत के मामले में यहाँ श्वांग यून का कोई मुकाबला नहीं था। अगर वे लड़ेंगे तो उन्हें नुकसान होगा। श्वांग यून ने आग्रह किया, जल्दी करो और जांच करो कि मेरी मादा गर्भवती है या नहीं। सामान्य परिस्थितियों में गर्भावस्था की जांच जनजाति के जादू टोना करने वाले डॉक्टर पर छोड़ दी जाती थी, लेकिन लैंगझू ने छोड़ दिया था। अब चूंकि रॉक वुल्फ जनजाति के पास कोई जादू टोना करने वाला डॉक्टर नहीं था, इसलिए श्वांग यून के पास वाइल्ड हॉर्स जनजाति से भीख मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गहरे भाव के साथ मेंगली ने अपनी जेब से एक गहरे बैंगनी रंग का पत्ता निकाला और हुआन को दे दिया। इसे सूंघो। आपको क्या लगता है इसकी गंध कैसी है? लिन हुआन ने झुककर उसे सूंघा। फिर उसने भौहें सिकोड़ ली। इससे बदबू आती है। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने लहसुन खाकर पाद निकाला हो। क्या बदबू तेज है? क्या यह इतना मजबूत है कि आपको उबकाई आ सकती है? जरूरी नहीं, इसमें बस थोड़ी सी बदबू आ रही है। मेंगली का चेहरा भावहीन था। ऐसा लगता है कि वह गर्भवती है, लेकिन अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। संभवतः अधिकतम 2 सप्ताह।
ये सुनकर लिन हुआन और श्वांग यू दंग रह गए। लिन हुआन हैरान रह गया। उसने वास्तव में कहा था कि वह गर्भवती थी। ये दक्षता बहुत बढ़िया थी। श्वांग यून स्तब्ध था क्योंकि वह बहुत आश्चर्यचकित था। वह जल्दी से होश में आया और हुआन को उठाया। ये बहुत अच्छा है, उसने उत्साहित मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारे हमारे बच्चे हैं, जल्द ही हमारे पास बहुत सारे भेड़िए के बच्चे होंगे। मेंग ली ने सूंघा। ये सिर्फ गर्भावस्था है, इसमें खुश होने वाली क्या बात है। यदि और कुछ नहीं है तो खो जाओ। मैं तुम्हें यहाँ अपना प्यार दिखाते हुए देखकर बहुत परेशान हूँ। मृतक लैंग झू की तरह मेंग ली भी पुरानी कुंवारी थी। दयालु और खुले विचारों वाले लैंग झू के विपरीत मेंग ली को इससे नफरत थी जब लोग उसके सामने अपना स्नेह दिखाते थे। श्वांग यून अब बहुत अच्छे मूड में था। उसे मेंग ली की खट्टी मीठी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इसके बजाय उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें और तुम्हारे कबीले के नेता को बाद में मांस खिलाऊंगा। मेंग ली ने व्यंग्य किया, हम जंगली घोड़े हैं, हम शाकाहारी हैं, ठीक है। शाकाहारी भोजन की बात करते हुए हुआन जल्दी से श्वांग यू की बाहों से बाहर निकल गया और बहुत ईमानदारी से मुस्कुराया। हम आज बहुत ताजी और स्वादिष्ट सब्जियां और फल लेकर आए हैं। क्या आप उन्हें आजमाना चाहते हैं? मेंग ली किसी कारण से, हालांकि छोटी मादा की मुस्कान प्यारी थी, उसे ऐसा लगा जैसे उसका वध होने वाला था। अल्पविराम। बाई डी को उम्मीद नहीं थी कि टहलने के लिए श्वांग यू का पीछा करने के बाद हुआन इतनी महत्वपूर्ण खबर वापस लाएगा। हुआन गर्भवती है, वह पहले से ही मेरे बच्चों को ले जा रही है।